I never knew what I really wanted, but looking back I can see it's all clear. I'm still a kid trying to act like they all taught me. हम अक्सर ये सोचते हैं कि होम मेकिंग का मतलब है घर हमेशा परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड हो, कोई मेस ना हो और हम हमेशा स्ट्रेस फ्री रहें। पर सच ये है कि होम मेकिंग परफेक्शन का नाम नहीं है, बैलेंस का नाम है। बैलेंस मतलब ना हर चीज़ में ओवर परफेक्शन और ना ही इतना ज़्यादा ढीलापन कि काम ही कंप्लीट ना हो। बैलेंस मतलब घर के काम भी चल रहे हों और हम खुद को भी निग्लेक्ट ना करें। बैलेंस मतलब काम की प्रायोरिटी समझना, हर चीज़ को एक दिन में ही ख़त्म ना करना। बैलेंस मतलब कभी थोड़ा मेस रह जाए तो बिना गिल्ट के उसे अपनाना और अगले दिन उतनी ही खुशी के साथ उसे कंप्लीट करना। बैलेंस मतलब घर के लिए बेस्ट करना लेकिन खुद को परेशान करके नहीं। हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू नर्चरिंग होम्स। आप सब में से बहुत सारे लोग समझते हैं कि मैं एक सुपर वुमन हूँ, हर काम परफेक्शन के साथ करती हूँ। बट रियलिटी ये है कि मैं कोई सुपर वुमन नहीं हूँ, ना ही बनना चाहती हूँ। मैं बस इतना जानती हूँ कि सब कुछ एक साथ परफेक्टली करने की कोशिश सिर्फ थकान और फ्रस्ट्रेशन देती है, इसलिए मैं बैलेंस चूज़ करती हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए हूँ पर खुद को पूरी तरीके से भुलाती नहीं हूँ। मैं घर संभालती हूँ पर घर के चक्कर में अपनी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन आउट नहीं कर देती। और हाँ, यूट्यूब का काम भी करती हूँ पर इस प्रेशर के साथ नहीं कि हर दिन सब कुछ 100% ही होना चाहिए। कभी 70% भी काफ़ी होता है क्योंकि बाकी के 30% खुद के लिए मैं बचा के रखती हूँ। मैं परफेक्ट नहीं हूँ पर बैलेंस रखने की कोशिश करती हूँ और इसी वजह से अपने सारे रोल, फिर चाहे वो माँ का हो, होम मेकर का हो या फिर कंटेंट क्रिएटर का हो, सभी खुशी खुशी निभा पाती हूँ। मैं अपने दिन भर की प्रायोरिटीज़ को सेट करके चलती हूँ। मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होता है कि कौन सा काम मुझे कब करना है, कौन सा काम ज़रूरी है या कौन सा काम मैं स्किप कर सकती हूँ। लेकिन इस बीच में अगर मुझे कोई ऐसा काम दिख जाए जिसको सिर्फ मेरे 5-10 मिनट ही लगेंगे तो उस काम को मैं तुरंत ही ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। काम को लटकाने से काम सिर्फ बढ़ता है, ख़त्म नहीं होता है। भले ही हम बच्चों में कितनी ही आदत क्यों ना डालें कि वो अपना सारे काम खुद से करें, अपना कबर्ड सेट करें, अपना बेड बनाएं, अपने बैग खुद से पैक करें, लेकिन बीच बीच में हमारा हाथ उनके कामों में लगने की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। जैसे आज मैंने जब अपने बेटे का कबर्ड खोला तो देखा कि उसके सारे कपड़े उथल पुथल हो रखे थे। मुझे पता था मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी, सिर्फ 5-10 मिनट ही मैंने लगाया और उसके सारे कपड़े वापस से फोल्ड करके ठीक से उसके ऑर्गेनाइजर्स में रख दिए। आज जिस काम को 5 मिनट लग रहे हैं, कल उसी काम को हम 30 मिनट के स्ट्रेस के साथ पूरा करेंगे। क्या फ़ायदा? इसलिए कोशिश करिए कि जब जो काम आप निपटा पाएँ उसे तुरंत करके ख़त्म कर दीजिए। इससे ना सिर्फ घर बल्कि दिमाग भी क्लटर फ्री और हल्का रहता है। और जब काम पाइल अप नहीं होता है तो हम ज़्यादा शांति से बाकी चीज़ों पर फोकस कर पाते हैं, मतलब लेस स्ट्रेस एंड मोर पीस। और आप चाहें तो काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके चलिए, अपनी सहूलियत के हिसाब से। हर काम को एक साथ परफेक्टली करने का प्रेशर छोड़ दीजिए। आज थोड़ा, कल थोड़ा, ऐसे ही काम आगे बढ़ता है। इससे ना सिर्फ काम मैनेजेबल लगता है बल्कि मन भी हैवी नहीं होता है। जब हम अपनी कैपेसिटी को समझते हैं और उसके हिसाब से काम करते हैं तो ना थकान होती है, ना फ्रस्ट्रेशन, सिर्फ एक सुकून होता है कि हम अपना बेस्ट दे पा रहे हैं। और आपको सही बताऊं तो काम तब हैवी लगता है जब हम उसे टालते रहते हैं और काम तब मैनेजेबल लगता है जब हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। खुद का काम करने से कोई नहीं कतराता और दूसरों का काम सबको बोझ की तरह लगता है। एक बात जो मैंने धीरे धीरे सीखी है वो ये है कि जब हम अपने काम की जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं तो फिर उसे निभाना आसान हो जाता है। जब हम ये बोल देते हैं कि ये मेरा काम है तो फिर हम डीले के रीजंस नहीं ढूंढते, हम सॉल्यूशंस ढूंढने लगते हैं कि इस काम को किस तरीके से कंप्लीट करें। फिर हम सोचते हैं कैसे काम कर सकते हैं, कब थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं और कैसे इस काम को आसान बनाया जा सकता है। जिम्मेदारी लेने का मतलब ये नहीं कि सब काम हम अकेले ही कर लें, पर इतना ज़रूर है कि काम से भागना नहीं है,
क्योंकि जब हम खुद ओनरशिप ले लेते हैं तो काम धीरे धीरे करके ले जाते हैं। तो हाँ, माइंडसेट ज़रूर चेंज कीजिए। ये सोचिए कि अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। और जब आप ये एक्सेप्ट कर लेती हैं तो फिर काम बोझ नहीं लगता, जिम्मेदारी लगने लगता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, काम करने के बाद लोगों से अप्रिसिएशन की उम्मीद रखना छोड़ दीजिए, क्योंकि जब हम अप्रिसिएशन के लिए काम करते हैं तो डिसअपॉइंटमेंट आसानी से आ जाता है। पर जब हम अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए काम करते हैं तो मन शांत रहता है। ना शिकायत, ना एक्सपेक्टेशन, बस अपना काम और अपनी शांति। और सच कहूँ तो यही माइंडसेट सबसे ज़्यादा पीस ऑफ माइंड देता है। ये तो बात हुई घर और बच्चों को संभालने की। और अगर मैं बात करूं अपने YouTube चैनल को संभालने की, तो वहाँ पे भी मैं बिना प्रेशर के ही काम करती हूँ। काम तब करती हूँ जब मोस्टली घर शांत होता है, हस्बैंड ऑफिस जा चुके होते हैं और बच्चे स्कूल, ताकि उनका रूटीन भी किसी तरीके से ना हिले। और एक्चुअली मैं YouTube कंटेंट भी बिल्कुल नेचुरल चीज़ों से ही बनाती हूँ। जो घर के रोज़ के काम होते हैं, जो होम मेकिंग की रियल दिक्कतें होती हैं, जो मेंटल स्ट्रेस हमें देती हैं, उन्हीं चीज़ों को शेयर करती हूँ। कोई परफेक्ट सेटअप नहीं बनाती, कोई शुगर कोटेड रूटीन नहीं दिखाती। मैं वही सब चीज़ें दिखाती हूँ जो मैं खुद रोज़ फेस करती हूँ। क्योंकि सच तो ये है कि घर में चैलेंजेस होते हैं और हर होम मेकर के मन में कभी ना कभी स्ट्रेस होता है, और मैं चाहती हूँ कि लोग उसमें खुद को रिलेट कर पाएँ। इसी वजह से मुझ पर रोज़ कंटेंट अपलोड करने का कोई प्रेशर नहीं है। मैं जब फील करती हूँ कि कुछ रियल आपके साथ शेयर करने लायक है, तभी कैमरे को ऑन करती हूँ और आप सबके साथ शेयर करती हूँ। यही रीज़न है कि मेरा काम मेरे लिए कोई बर्डन नहीं है, मेरे रूटीन का हिस्सा बन चुका है वो। ना प्रेशर, ना प्रिटेंस, बस रियल लाइफ, रियल होम मेकिंग और रियल बातें। इसी तरीके से आप भी बिना प्रेशर के, बिना कंपैरिजन के और बिना परफेक्शन को एम किए हुए अपने काम को एन्जॉयमेंट के साथ कीजिए, प्रायोरिटीज़ को सेट करके कीजिए, क्योंकि जब काम बोझ नहीं लगता तभी वो दिल से हो पाता है। गृहस्थी संभालते संभालते आपको धीरे धीरे ये समझ आ जाता है कि कौन सा त्यौहार आने वाला है, किस मौके पर क्या तैयारी करनी है और कौन सी चीज़ पहले से ही खरीद के रखनी है। फिर चाहे वो रक्षाबंधन हो या तीज या दिवाली या होली, ये सब प्लानिंग कैलेंडर से ज़्यादा घर के रूटीन से समझ आ जाती है। और ऑनेस्टली यही सब होम मेकिंग में प्लानिंग का सबसे बड़ा हिस्सा होती हैं। ना नोटबुक में लिखी हुई कोई टू डू लिस्ट, ना परफेक्टली फॉलोड टाइम टेबल, बस दिमाग में चलती हुई एक अंडरस्टैंडिंग कि काम को कैसे आसान बनाना है। जब प्लानिंग प्रैक्टिकल होती है तो त्योहार भी स्ट्रेस फ्री के साथ मनाए जाते हैं। थोड़ी खुशी और थोड़ा सुकून, यही तो है त्योहारों की मस्ती। कल है लोहड़ी, जो हम लोगों का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है और साल का पहला त्योहार भी होता है ये। तो यहाँ पे मुझे बनाना है त्योहार के लिए कुछ मीठा, और उसके बाद नेक्स्ट डे ही है संक्रांति। तो संक्रांति पे तिल गुड़ के लड्डू भी बनते हैं। तो इस समय मैंने सबसे पहले तैयारी की है तिल गुड़ के लड्डू बनाने से। 1 कप तिल और आधा कप मूंगफली को मैंने ड्राई रोस्ट करके अलग कर लिया है, और मिठास के लिए 3/4 कप गुड़ लिया है मैंने। बस इन्हीं 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ ऑयल फ्री तिल गुड़ लड्डू हमारे बन जाएंगे। अब इन सभी चीज़ों को हमें एक एक करके ग्राइंड करना है, और वो भी उतने पॉइंट तक जब तक ये सारी चीज़ें अपना ऑयल ना रिलीज़ कर दें। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मूंगफली ग्राइंड की है, और आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट तक ग्राइंड की है कि ये जो मूंगफली है वो अपने आप ही अपनी शेप होल्ड कर रही है। अब मैं थोड़ा सा गुड़ इसके अंदर ही मिक्स कर रही हूँ और मिक्सी चला दूँगी ताकि दोनों चीज़ें रल मिल जाएं, और ये बड़े से बोल में निकाल लूँगी बाद में सब चीज़ों को मिक्स करने के लिए। ऐसा करने से ना सिर्फ लड्डू बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, लेकिन ऑयल फ्री भी बनते हैं, क्योंकि अपने ही ऑयल में वो बंध रहे हैं इस पॉइंट तक, इसीलिए हमने इन्हें ग्राइंड किया है। अब मूंगफली और गुड़ को ग्राइंड कर लेने के बाद बारी है तिल को ग्राइंड करने की। तो सेम तरीके से ही ग्राइंड करेंगे, ऑयल रिलीज़ होने तक ग्राइंड करेंगे। ये अपने आप में बंधने लगेगा, साथ ही में गुड़ डाल देंगे और एक साथ गुड़ और तिल को ग्राइंड करके बाउल में निकाल लेंगे। संक्रांति एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, और इस दिन पे तिल की चीज़ें बनती हैं। तिल के लड्डू हो गए, चिक्की हो गई,
बर्फ़ी हो गई, और तिल दान में भी दिया जाता है। इनफैक्ट बहुत लोगों के यहाँ पे खिचड़ी भी बनाई जाती है, उसका भी दान होता है, कंबल वगैरह का दान होता है। तो ये एक बहुत बड़ा दिन होता है और सब बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। आप किस तरीके से मकर संक्रांति सेलिब्रेट करते हैं, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मेरे संक्रांति के लिए तिल गुड़ वाले लड्डू भी रेडी हो गए हैं। इनफैक्ट आपको सही बताऊँ तो संक्रांति हो या ना हो, ये लड्डू वैसे भी बहुत ज़्यादा पौष्टिक हैं। इन्हें सर्दियों में ज़रूर खाना चाहिए, और स्पेशली तिल तो वैसे भी कैल्शियम रिच होता है। सबको ही, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, स्पेशली 40+ अगर लेडीज़ हैं तो उनको तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है चीज़ें खाना। और आपको मैं दिखा देती हूँ कितने ज़्यादा सॉफ्ट लड्डू बनते हैं। बिना घी के हैं लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। Oh, it hurts to grow up, 'cause nothing makes sense. और अब मैं तैयारी कर रही हूँ कल के लिए कुछ मीठा बनाने के लिए। कल है लोहड़ी, और लोहड़ी के टाइम पे हमारे यहाँ कुछ ना कुछ मीठा बनता है, जैसे कि पिनिया हो गया या कोई स्पेशल लड्डू हो गए। और जानते हैं आज मैं क्या बना रही हूँ? आज मैं लोहड़ी के लिए बना रही हूँ स्पेशल गोंद के ड्राई फ्रूट वाले लड्डू, क्योंकि मकर संक्रांति और लोहड़ी इस चीज़ का भी रिमाइंडर है कि गर्मियाँ अब शुरू होने वाली हैं, सर्दियों का दी एंड होने वाला है। तो जितनी भी सर्दियों की खाने की चीज़ें हैं उनको आप फटाफट से कंज्यूम कर लें और घर में ख़त्म कर दें, वरना वो घर में पड़े पड़े एक्सपायर कर जाएंगी। तो क्योंकि ये चीज़ें कुछ हैं जैसे कि गोंद वगैरह हो गई, अब मुझे कंज्यूम करके ख़त्म करना था, तो इसलिए मैंने सोचा लोहड़ी पे गोंद और ड्राई फ्रूट के लड्डू ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं लड्डुओं के लिए सारी ही चीज़ें एक साथ इकट्ठा कर रही हूँ और इसके बाद इन्हें बनाना शुरू करूँगी। एंड बिफोर आई बिगिन विद द लड्डू प्रिपरेशन, एज आई टोल्ड यू कि सर्दियाँ ख़त्म होने वाली हैं, उस हिसाब से मुझे बाजरा भी जो घर पे पड़ा हुआ है उसे ख़त्म करना है, क्योंकि बाजरा जनरली हम सर्दियों में ही खाते हैं, क्योंकि इसकी तासीर जो है वो गर्म होती है। तो ये अक्खा बाजरा जो पड़ा हुआ है मेरे पास, इसको मैं भिगो के रख दूँगी बाकी की चीज़ों के साथ। बाजरे का डोसा इडली बैटर बना रही हूँ, तो सभी चीज़ों को मुझे इस समय सुबह सोख करके रखना है, ताकि शाम को मैं इन्हें ग्राइंड करके फर्मेंट करने के लिए छोड़ दूँ। अगले दिन का यानी कि कल का मेरा नाश्ता सॉर्टेड हो जाएगा, विच विल बी बाजरा इडली, और दोपहर के टाइम पे हम खा लेंगे बाजरे का डोसा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरीके से आप थोड़ा बहुत प्लानिंग करके चलें कि कौन सी चीज़ घर पे है, कौन सी चीज़ ख़त्म हो गई है, कौन सी चीज़ लानी है, और कौन सी चीज़ आपको पहले कंज्यूम करके ख़त्म करनी है घर पे। इस तरीके से यू कैन मेक श्योर कि आप सीजनल भी खा रहे हैं और साथ ही साथ घर में पड़ी हुई कोई चीज़ एक्सपायर भी नहीं कर रही, वेस्ट नहीं हो रही। तो अब मैं लोहड़ी के लिए लड्डू बनाना शुरू कर रही हूँ। 2 बड़े चम्मच मैंने घी लिए हैं और इसमें हमें गोंद को फ्राई करना है। पूरी गोंद हम एक ही बार में फ्राई नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके 2 बैचेस में मैंने आधा कप गोंद को फ्राई किया था, और मीडियम टू मीडियम लो फ्लेम पे ही इसे फ्राई कीजिएगा, वरना ये अंदर से कच्ची रह जाती है। जब इसके सारे ही दाने फूल के एकदम सफ़ेद रंग के मोती से दिखने लगे, तब आपको पता चल जाएगा कि गोंद अच्छे से फ्राई हो गई है। इसको निकाल के अलग कर लीजिए एक प्लेट में और ठंडा होने दीजिए। पैन में जो बचा हुआ घी है उसी में हम मूंगफली भी रोस्ट कर लेंगे और अलग से प्लेट में निकाल लेंगे। इसके बाद बारी है ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने की। आधा टेबलस्पून घी में इनको भी रोस्ट करके अलग कर लेंगे। नेक्स्ट सीड्स को भी घी में रोस्ट करके हम अलग कर लेंगे। सभी चीज़ों को रोस्ट करने के बाद इन्हें ठंडा होने देना है हमें। और आधा कप तिल भी लिए हैं मैंने, जो पहले ही तिल गुड़ लड्डू बनाते वक्त मैंने रोस्ट कर लिया था और इन्हें अलग किया था। अब एक एक करके इन सभी चीज़ों को हमें पीसना है। इस बार ऑयल रिलीज़ करने तक नहीं, सिर्फ दरदरा पीसना है, या फिर अगर आप चाहें तो एकदम पाउडर भी कर सकते हैं। जिस तरीके से भी आपके घर में इसे खाना पसंद करें, दरदरा ग्राइंड करना है या फाइन ग्राइंड करना है, ये आपके ऊपर है। सभी चीज़ों को पीस लेने के बाद अब आता है मेहनत वाला काम, मतलब कि सारे ही आटे को अब हमें पीस के लेना है, जिसमें सबसे पहले मैं ले रही हूँ बेसन। टोटल हमें 3/4 कप के करीब घी इसमें लग जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा घी करके ही पहले यूज़ कीजिएगा। 2 टेबलस्पून घी मैंने लिया है और 3 टेबलस्पून बेसन को इसमें मैं रोस्ट करूँगी एकदम लो फ्लेम पे। जब बेसन में आप झाग
आना देखें तब इसमें 2 कप गेहूं का आटा ऐड करके अब इसे पकाना शुरू कीजिए। इसको भी हम लो फ्लेम पे ही पकाएंगे और अब धीरे धीरे करके रिमेनिंग घी आप इसमें ऐड कर दीजिए। पूरा 3/4 कप जो घी लगना है वो एक ही बार में मत ऐड कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके इसे बैचेस में हमें ऐड करना है और आटे को भूनते चलना है। और हाँ, फ्लेम बिल्कुल भी इंक्रीज़ मत कीजिएगा, आराम से 20 से 25 मिनट इस काम को लगेंगे। इसलिए अपना ख्याल रखते हुए चाहे तो आप मेरी तरीके से आराम से इस तरीके से बैठ जाइए और फिर अपने लड्डुओं को इत्मीनान से बनाते चलिए, क्योंकि ये सारे ही काम थका देने वाले होते हैं। और जिस दिन इस तरीके के भारी काम हम लेते हैं अपने हाथ में, उस दिन यू मेक श्योर कि आपका सारा खाना दोपहर का या रात का पहले ही आप बना लें, या फिर ऐसा कुछ लाइट खाना बनाएं जिसको बनाने में जान पे ना आए, क्योंकि सारे ही काम एक साथ करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए खुद का ख्याल रखते हुए चलिए। इसी तरीके से घर के सारे काम निपटाते हुए मैं खुद की हेल्थ का ख्याल रखती हूँ और आप सबको भी यही एडवाइस दूंगी कि अपने आप को मत भूलिए, अपनी हेल्थ को उतनी ही प्रायोरिटी दीजिए जितने कि आप बाकी अपने सारे कामों को देते हैं। सारी ही पाउडर्ड चीज़ें आटे के साथ मैंने मिला दी हैं। अब गैस कर देंगे बंद और उसके बाद इसमें हम डालेंगे मिठास के लिए गुड़ का पाउडर और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। बस जैसे ही आप सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दें, इसे एक दूसरे बोल में निकाल लीजिए ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस अब स्टॉप हो जाए और उसके बाद इसके लड्डू बांधना हम शुरू कर देंगे। मैंने इसे परात में निकालने के बाद अब ठीक से मिक्स कर रही हूँ मैं, क्योंकि जो पैन जिसमें मैं पका रही थी वो थोड़ा छोटा पड़ रहा था मुझे, तो ठीक से मिक्स नहीं हो पा रहा था। इसलिए अब परात में बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं और अब लड्डू बनाऊँगी इनके। हल्के वार्म मिक्सचर में ही अगर आप लड्डू बनाएंगे तो इन्हें बनाने में आसानी होती है। तो मेरे कल के त्यौहार लोहड़ी के लिए लड्डू बन के रेडी हो गए हैं। ये लड्डू वैसे तो बहुत ताकत देने वाले होते हैं और आपको लोहड़ी का वेट करने की ज़रूरत नहीं है इन्हें बनाने के लिए। सर्दी जब बहुत कड़ाके की पड़ती है तो ये लड्डू कंज्यूम करना मस्ट हो जाता है। अगर आप नॉर्थ इंडिया साइड में कहीं पे रहते हैं तो अभी भी आई नो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, तो इन लड्डुओं को ज़रूर बनाइए और घर में कोशिश कीजिए कि बच्चे से लेकर बड़े तक हर कोई ये लड्डू खाएं। ना सिर्फ ये लड्डू ताकत देने वाले हैं, हड्डियों को भी मजबूत करते हैं, बल्कि इम्यूनिटी बूस्टिंग भी हैं। सो डू ट्राई देम आउट वंस। और इतना सब कुछ कर लेने के बाद एक छोटा सा ब्रेक तो बनता है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि माइंडफुल ब्रेक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं खुद को वापस एनर्जेटिक बनाने के लिए, क्योंकि अगर हम ही थके हुए होंगे तो घर, बच्चे और पूरा परिवार किस तरीके से संभाल पाएंगे। ब्रेक लेना सेल्फिश होना नहीं होता है, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाने का एक तरीका है। इसलिए खुद को प्रायोरिटी दीजिए, अपनी हेल्थ, अपनी एनर्जी और अपने मन का ख्याल रखिए, क्योंकि जब हम स्वस्थ होते हैं, शांत होते हैं, तभी हर रोल को माँ, बेटी, होम मेकर और अपने सपनों का भी हम बैलेंस बना के आगे चल पाते हैं और खुशी खुशी हर रोल को हैंडल कर पाते हैं। और आज के मेरे गिल्ट फ्री कामों में एक काम ये भी था कि जब मैंने आज लंच सर्व किया तो रात के लेफ़्ट ओवर्स निकाले। इतना काम कर लेने के बाद मेरा ऑलमोस्ट पूरा दिन निकल चुका था। लेफ़्ट ओवर्स पड़े हुए थे, उनको अब मैं यूज़ करूँगी लंच में, तो मेरा टाइम मैनेजमेंट भी प्रॉपरली हो गया और कोई वेस्टेज भी नहीं हुई। बचा हुआ खाना अब यूटिलाइज़ हो जाएगा। ऑनेस्टली ये छोटी छोटी चीज़ें होम मेकिंग को काफ़ी इजी बना देती हैं, बट प्रोवाइडेड आप ये सारे काम खुद पहले समझें और बिना गिल्ट के करें। हर दिन सब कुछ फ्रेश बनाना ही स्मार्ट प्लानिंग नहीं होता है। कभी कभी लेफ़्ट ओवर्स को सही तरीके से यूज़ कर लेना भी बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। और जब हम खुद को ऐसे गिल्ट फ्री डिसीजंस लेने देते हैं तो होम मेकिंग का बर्डन नहीं लगता, समझदारी लगने लगती है। और ऑनेस्टली ऐसे डिसीजंस लेने से खुद के लिए थोड़ा टाइम भी हम निकाल पाते हैं। ना रश, ना फ्रस्ट्रेशन, ना ही कोई ऐसी फीलिंग कि आज हम फिर से पीछे रह गए।
हर दिन नए नए डिशेस बनाना स्मार्ट होम मेकिंग नहीं है। कभी स्मार्ट चॉइसेस लेना और खुद के लिए थोड़ा इजी बन के चलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब काम प्लान्ड और गिल्ट फ्री तरीके से होता है तो घर भी स्मूथ चलता है और हम भी मेंटली रिलैक्स्ड होते हैं। तो यही थे कुछ मेरे मूल मंत्र, या फिर आप मेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस कह लीजिए, जिनको मैं फॉलो करती हूँ और अपनी सारी ही चीज़ें मैनेज करती हूँ। फिर चाहे वो घर हो जाए, बच्चे हो जाए, या फिर मेरा यूट्यूब का काम। खुद के लिए कुछ चीज़ों को ठान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट को रखना ज़रूरी है, वरना आपके आसपास के लोग कुछ भी बोलते रहेंगे और अगर आप उससे इफ़ेक्ट होती रहेंगी तो आप खुश नहीं रह पाएंगी, चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाएंगी। किस तरीके से मैनेज करना है और चीज़ों को संभालना है, ये आप अपने हाथ में रखिए। आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या चाहिए। एक बार डिसाइड करके तो देखिए, फिर देखिए आपको अपने आप पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा। तो यही थे मेरे आज के थॉट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत हद तक मुझसे सहमत होंगे, लेकिन नहीं भी अगर आप मुझसे सहमत हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। ऑन दैट नोट, मैं नीलिमा अब इस वीडियो से लेती हूँ अलविदा। मिलूंगी जल्द ही अपने अगले वीडियो में आप सबके साथ। टिल देन, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय। that I wouldn't grow wiser for each day.